नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विषय विज्ञान में। चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र हमारा जो है चल रहा है, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो है परिसंचरण तंत्र। जो परिसंचरण तंत्र जो है, इसमें मुख्यतः जो है दो हम टॉपिक जो है पढ़ते हैं। एक आता है रक्त और दूसरा आता है हृदय। तो शुरुआत करते हैं रक्त से। तो रक्त जो है इसको तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। और रक्त की जो श्यानता होती है वो जल से 2.5 गुना तक जो है अधिक पाई जाती है। रक्त की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। और रक्त का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण किसमें होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूणावस्था और शिशु में जो रक्त का निर्माण है वो प्लीहा में होता है। और एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है कितनी? 5 लीटर तक पाई जाती है। तो रक्त कैसा उत्तक है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त की श्यानता जल से कितना गुना अधिक पाई जाती है? 2.5 गुना अधिक पाई जाती है। रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। रक्त कैसा पदार्थ है? यह हल्का क्षारीय पदार्थ है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था और शिशु में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। और सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5 लीटर तक पाई जाती है। रक्त जो है इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। जो रक्त है इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे कि जो रक्त है इसके 2 भाग हो गए। एक तो इसका होता है तरल भाग और दूसरा जो है वो होता है इसका ठोस भाग। जो तरल भाग जो है इसका वो कहलाता है प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहते हैं। और जो ठोस भाग होता है उसको कहा जाता है रक्त कणिकाएं। क्या कहा जाता है? रक्त कणिकाएं। और ये जो प्लाज्मा जो है ये 55% तक पाया जाता है रक्त में। और जो रक्त कणिकाएं जो होती है ये कितनी पाई जाती है? 45% तक पाई जाती है। अब जो प्लाज्मा जिसको रक्त का तरल भाग माना जाता है, इस प्लाज्मा में 92% तक तो जल पाया जाता है। 92% तक इसमें क्या होता है? जल होता है। शेष बचा कितना? 8%। जो 8% जो है इसमें पाए जाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। 8% तक इसमें क्या पाए जाएंगे? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है रक्त कणिकाएं। जो रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये रक्त की जो है ठोस भाग जो है का निर्माण करती है। और रक्त कणिकाएं जो है वो कितना परसेंट बनाती है? रक्त का 45% भाग बनाती है। अब जो ये रक्त कणिकाएं जो हैं इनको भी 3 प्रकार में बांटा जाता है। सबसे पहली जो आती है उसको कहा जाता है आरबीसी, दूसरी जो आती है उसको कहा जाता है डब्ल्यूबीसी और तीसरी जो है उसको कहा जाता है प्लेटलेट्स। अब इस तरीके से आप देखोगे कि जो आरबीसी जो है, आरबीसी रेड ब्लड क्रॉप्सल्स जिसको कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी जो है इसको कहा जाता है व्हाइट ब्लड क्रॉप्सल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको कहा जाता है बिंबाणु। क्या कहा जाता है? इनको बिंबाणु कहा जाता है। अब जो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं इनको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और जो बिंबाणु जो है इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये इनके नाम हो गए। एरिथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी का। ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। और थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है? प्लेटलेट्स को कहा जाता है। अब आरबीसी जो होती है ये 5 से 5.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी जो होती है ये 6000 से लेकर के 11000 प्रति घन प्रति मिलीमीटर प्रति मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है। और ये जो है 3 लाख घन प्रति मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है। अब
इसके बाद में जो आरबीसी जो है, आरबीसी ये होती है केंद्रक विहीन, यानी कि परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है ये केंद्रक युक्त होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और जो थ्रोम्बोसाइट है जिसको बिंबाणु कहा जाता है, ये भी केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन, इसका जो जीवन काल है आरबीसी का वो कितना पाया जाता है, 120 दिन पाया जाता है। फिर डब्ल्यूबीसी का 4 से 7 दिन पाया जाता है, और थ्रोम्बोसाइट का कितना पाया जाता है, 10 दिन तक पाया जाता है। अब आरबीसी जो है, आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन, इसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक। तो आरबीसी में ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है वो उपस्थित होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में जो है कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसमें वर्णक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। वर्णक क्या होता है, ये इसमें अनुपस्थित होता है। इसी वजह से ये कैसी होती है, रंगहीन होती है, और इनको जो है श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। और इन सब का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, अस्थि मज्जा में जो निर्माण होगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि रक्त का निर्माण किस में हो रहा है, लाल अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो निर्माण किया जाता है वो किस में किया जाता है, अस्थि मज्जा में किया जाता है। अब आरबीसी जो है, आरबीसी का जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक है। हीमोग्लोबिन वर्णक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और इसी वजह से जो रक्त का रंग है वो कैसा पाया जाता है, लाल पाया जाता है। तो आरबीसी को क्या कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, बिंबाणु। इसके साथ में इनके अन्य नाम क्या है, आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। संख्या कितनी पाई जाती है, ये 5 से लेकर के 5.5 लाख घन प्रति मिलीमीटर रक्त में उपस्थित होती है। ये 6000 से 11000 घन प्रति मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है, और ये 3 लाख घन प्रति मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है। आरबीसी जो है केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक युक्त होती है, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवन काल देखें तो आरबीसी का है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 से 7 दिन, और प्लेटलेट्स का कितना पाया जाता है, 10 दिन तक पाया जाता है। और आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, वो रंगीन होती है। अब जो प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है कौन, प्लेटलेट्स। ठीक है। अब इसके बाद में डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी को पुनः आगे चल करके 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है कणिकाणु और एक होता है अकणिकाणु। तो यहाँ आगे हम इसमें पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी को आगे चल करके पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है कणिकाणु और एक होता है अकणिकाणु, जिसको ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट भी कहा जाता है। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब इसमें कणिका उपस्थित है, तो इस वजह से इनको कणिकामय भी कहा जाता है, और इनमें कणिकाएं जो होती है अनुपस्थित होती हैं, इसलिए इनको कणिका विहीन कहा जाता है। ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट जो होती है ये भी 3 प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है एसिडोफिल, और एक है बेसोफिल। तो जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी जो है, कणिकामय डब्ल्यूबीसी को पुनः जो है आगे चल करके 3 प्रकार में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। इसमें से जो न्यूट्रोफिल जो होती है ये बक्षकाणु
प्रवृत्ति की होती है। बक्षकाणु प्रवृत्ति का मतलब ये जो है बाह्य प्रतिजन का क्या करती है, भक्षण करती है। ये जो है बाह्य प्रतिजन का क्या करेगी, भक्षण करेगी। अब जो एक ग्रैन्युलोसाइट जिसको हम कणिका विहीन WBC कह रहे हैं, ठीक है, तो जो कणिका विहीन WBC जो है ये भी दो प्रकार की होती है, जिसमें से एक तो है लिम्फोसाइट और दूसरी जो होती है वो कहलाती है मोनोसाइट। क्या कहलाएगी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब जो ये लिम्फोसाइट जो होती है ये भी 3 प्रकार की है। 3 प्रकार कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के साथ में नेक्स्ट आती है टी लिम्फोसाइट और उसके बाद में आती है ये प्राकृतिक मारक कोशिका, ठीक है। और मोनोसाइट जो होती है ये आगे चल करके रूपांतरित हो जाती है महाबक्षकाणु में, यानी कि मैक्रोफेजेज में। किस में रूपांतरित हो जाती है, मैक्रोफेजेज में जाकर के जो रूपांतरित हो जाती है। और इनका कार्य भी क्या होता है, बाह्य प्रतिजन को क्या करना, नष्ट करना। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो WBC जो है, WBC का कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना। तो ध्यान रखिएगा WBC का जो कार्य होता है वो कार्य हो गया बाह्य प्रतिजन को नष्ट करके क्या प्रदान करना, प्रतिरक्षी प्रदान करना। अब एक बार फिर से आप इसमें समझ लीजिए कि रक्त जो है, रक्त के 2 भाग हैं, एक तो इसका तरल भाग और एक होता है इसका ठोस भाग। रक्त का जो तरल भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा और रक्त का जो ठोस भाग है वो क्या कहलाता है, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा कितना % पाया जाता है रक्त में, 55% तक पाया जाता है और रक्त कणिकाएं 45% तक पाई जाती है। प्लाज्मा जो है इसमें 92% तक तो जल पाया जाता है और 8% इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त कणिकाएं जो होती है ये 3 प्रकार की होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को लाल रक्त कणिकाएं और एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि RBC जो है सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि 99% तक पाई जाती है। WBC जो है इसको श्वेत रक्त कणिकाएं और ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स जो हैं इनको बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। जो RBC होती है ये 5 से लेकर के 5.5 लाख घन प्रति मिलीमीटर तक रक्त में उपस्थित होती है। WBC 6000 से 11000 घन प्रति मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है और ये 3 लाख घन प्रति मिलीमीटर तक रक्त में पाई जाती है। RBC केंद्रक विहीन होती है, WBC केंद्रक युक्त होती है और बिंबाणु जो होती है ये भी केंद्रक विहीन होती है। RBC का जीवन काल कितना, 120 दिन, WBC का 4 से 7 दिन, प्लेटलेट्स का कितना, 10 दिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें होगा, RBC में। WBC में हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होता, ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। WBC का कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना। RBC का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर RBC का कार्य पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। WBC का कार्य क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करना। और विमाणु का कार्य आपको पता चली गया, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। WBC जो है ये कणिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटी गई, 2 भागों में। कौन कौन से, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब इनमें कणिकाएं पाई जाती है, इसलिए इनको कणिकामय WBC कहते हैं। और एग्रैनुलोसाइट में कणिकाएं नहीं पाई जाती है, इनको कणिका विहीन WBC कहते हैं। कणिकामय WBC 3 प्रकार में बांटी गई, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है ये कणिकामय WBC में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रोफिल जो है ये कणिकामय WBC में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और ये बक्षकाणु प्रवृत्ति की होती है, जो कि बाह्य प्रतिजन का क्या करती है, भक्षण करती है। एक ग्रैनुलोसाइट जिसको हम कणिका विहीन WBC कहते हैं, ये भी 2 प्रकार की है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है ये 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट,
टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका, और मोनोसाइट जो होती है यह रूपांतरित हो जाती है महाभक्षकाणु में यानी मैक्रोफेजेज में, जो कि बाह्य प्रतिजन को क्या करती है, नष्ट करती है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। परिसंचरण तंत्र में रक्त के पश्चात जो अगला टॉपिक आता है वो है मानव हृदय। अब मानव हृदय जो होता है ये पेशीय जनित अंग होता है। पेशीय जनित अंग का मतलब ये होता है कि इसका निर्माण पेशियों के द्वारा होता है, कोई अस्थियां नहीं पाई जाती है। और हृदय को जो है पंप स्टेशन भी कहा जाता है। मानव शरीर का क्या कहा जाता है, इसको पंप स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, पंप स्टेशन भी कहा जाता है। हृदय जो है इसका वजन जो पाया जाता है वो 350 ग्राम तक पाया जाता है, और मुट्ठी के आकार का जो है हृदय पाया जाता है। अब जो हृदय होता है ये स्थित होता है वक्ष भाग में। वक्ष भाग में ये थोड़ा बाईं तरफ फेफड़ों के बीच में पाया जाता है और थोड़ा सा बाईं तरफ स्थित होता है। जिस गुहा में पाया जाता है हृदय उसको कहा जाता है परिहृदय गुहा। क्या कहा जाता है, परिहृदय गुहा या पेरिकार्डियल जो है कैविटी कहा जाता है। और उस गुहा में एक तरल भरा होता है जिसको कहा जाता है परिहृदयी तरल। वो तरल क्या करता है कि एक तो घर्षण को कम करता है, क्योंकि हृदय स्पंदन करता है तो स्पंदन के समय इसकी पेशियों में घर्षण होता है, तो उस घर्षण को ये तरल क्या करता है, कम करता है। हृदय की पेशियों को नम और चिकना बनाए रखता है, और इसके साथ साथ में हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा भी करता है। और हृदय के चारों तरफ जो है 3 आवरण पाए जाते हैं जिसको हृदय आवरण भी कहा जाता है। सबसे बाहर की तरफ जो पाया जाता है उसको कहा जाता है एपिकार्डियम, या इसको कहा जाता है अधि हृदय स्तर। क्या कहेंगे इसको, अधि हृदय स्तर। जो मध्य आवरण जो पाया जाता है उसको कहा जाता है मध्य हृदय स्तर या मायोकार्डियम कहा जाता है। और सबसे भीतर की तरफ जो आवरण पाया जाता है या स्तर जो पाया जाता है उसको कहा जाता है अंतः हृदय स्तर, और इसको एंडोकार्डियम भी कहा जाता है। और इसके साथ में जब हम हृदय की अनुदैर्ध्य काट या इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि हृदय जो है इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक तो ये हृदय की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बना हुआ है, और ये दोहरा परिसंचरण जो है उसको समझाने के लिए ये चित्र बनाया गया है। अगर आपको सिंपल तरीके से समझना है हृदय के बारे में तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा डायग्राम है, रफली डायग्राम है, लेकिन आपको जो बनाना पड़ेगा वो ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हृदय है, और इस हृदय में आप देख सकते हो 1, 2, 3 और 4 चैम्बर है, 4 कक्ष है। तो मानव हृदय जो होता है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपर वाले 2 कक्ष जो होते हैं वो है आलिंद, और नीचे वाले 2 कक्ष जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया बायां आलिंद, ये हो जाएगा दायां आलिंद। तो 2 तो आलिंद हो गए। तो ऊपर वाले 2 कक्ष जो है आलिंद, और जिसमें से एक बायां और एक दायां आलिंद होगा। नीचे वाले 2 कक्ष हैं जिसमें से एक बायां निलय हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, दायां निलय। अब आप ध्यान रखिएगा कि जो बायां आलिंद जो होता है ये बड़ा होगा किसकी तुलना में, दायां आलिंद जो है ये बड़ा होगा किसकी तुलना में, बायां आलिंद की तुलना में। इसी प्रकार से इधर जो है बायां निलय जो है बड़ा पाया जाता है किसकी तुलना में, दाएं निलय की तुलना में। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों आलिंद में से बड़ा कौन सा होगा, दायां आलिंद। दोनों निलय में से आकार में बड़ा कौन सा होता है, बायां निलय बड़ा होता है। अब दोनों आलिंदों के बीच में यहाँ पर ये पट पाया जाता है जिसको अंतर आलिंद पट कहा जाता है। इसी प्रकार से दोनों निलयों के बीच में भी पट पाया जाता है जिसको अंतर निलयी पट कहा जाता है। और इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आलिंद की अपेक्षा जो निलय की जो दीवार होती है, आलिंद की अपेक्षा किसकी दीवारें, निलय की दीवारें जो होती है
वो अधिक मोटी एवं पेशीय होती है। नीले की दीवारें जो है अधिक मोटी व कैसी होती है, पेशीय होती है। तो ध्यान रखिएगा कि आलिंद की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, आलिंद की अपेक्षा नीले की जो दीवारें होती है वो अधिक मोटी और कैसी पाई जाती है, पेशीय पाई जाती है। अब ये दोनों आलिंद जो होते हैं ये खुलते हैं किसमें, नीले में खुलते हैं। तो यहाँ पर बीच में ये कपाट पाए जाते हैं और इन कपाट को कहा जाता है आलिंद नीले कपाट। क्या कहा जाता है इनको, आलिंद नीले कपाट कहा जाता है। जिसमें से दाईं तरफ का जो कपाट होता है इसको कहा जाता है त्रिवलन कपाट। इसको क्या कहा जाएगा, त्रिवलन कपाट। और बाईं तरफ का जो ये कपाट पाया जाता है इसको कहा जाता है द्विवलन कपाट। क्या कहा जाएगा इसको, द्विवलन कपाट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दो तरह के जो है कपाट है, आलिंद नीले कपाट। जो दाईं तरफ पाए जाते हैं वो तो कहलाता है त्रिवलन कपाट, और जो बाएं तरफ पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, द्विवलन कपाट कहा जाता है। इसके साथ साथ में और एक और कपाट, दो और कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पर जो दो कपाट और पाए जाते हैं, यहाँ जो दाएं नीले हैं यहाँ पर जो ये कपाट पाया जाता है इसको कहा जाता है अर्ध चंद्राकार कपाट। क्या कहेंगे इसको, अर्ध चंद्राकार कपाट। और इस तरफ जो है कपाट पाया जाता है इसको कहा जाता है एरोटिक या अयोटा कपाट। क्या कहा जाएगा उसको, अयोटा कपाट कहा जाता है। अब फिर से आप समझिएगा मानव हृदय की संरचना के बारे में। मानव जो हृदय जो होता है, ठीक है, ये कितने कोष्ठों में बटा होता है, 4 कोष्ठों में, जिसमें से 2 क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और 2 क्या होते हैं, नीले होते हैं। आलिंद छोटे होते हैं और नीले आकार में बड़े पाए जाते हैं। दोनों आलिंद में से दायां आलिंद बड़ा होता है और दोनों नीले में से बायां नीले बड़ा होता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की दीवारें अधिक मोटी तथा पेशीय पाई जाती है। दोनों आलिंद के बीच में जो पट पाया जाता है उसको अंतरालिंद पट कहते हैं। इसी प्रकार दोनों नीले के बीच में जो पट पाया जाता है उसको अंतर्निलयी पट कहते हैं। आलिंद, दोनों तरफ के जो आलिंद होते हैं वो अपनी तरफ के नीले में खुलते हैं और इन दोनों के बीच में जो है कपाट पाए जाते हैं जिनको आलिंद नीले कपाट कहते हैं। दाईं तरफ जो है त्रिवलन कपाट पाया जाता है, जबकि बाईं तरफ जो है वो क्या पाया जाता है, द्विवलन कपाट पाया जाता है। नीले में अगर दाएं नीले की बात करें तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट होगा, और इधर अगर बाईं तरफ के जो नीले की बात करें तो यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है जिसको कहा जाता है अयोटा कपाट कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ पर अंतरालिंद पट की बात की जाती है तो भ्रूणीय अवस्था में यहाँ पर एक गर्त, एक गड्ढा पाया जाता है। भ्रूणीय अवस्था में यहाँ पर एक गर्त या गड्ढा पाया जाता है और उस गड्ढे को कहा जाता है फोसा, फोसा ओवेलिस। क्या कहा जाता है उसको, फोसा ओवेलिस। तो भ्रूणीय अवस्था में जो अंतर आलिंद पट में एक गर्त पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, फोसा ओवेलिस कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा शिशु अवस्था में यहाँ पर इस पट पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को कहा जाता है फोरामेन, फोरामेन ओवेल। क्या कहा जाता है उसको, फोरामेन ओवेल कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो है संरचना है हृदय की। अब हम इसके जो है नोट्स बनाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं वो आप समझिएगा, देखिएगा। तो हम हृदय की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में नोट्स लिखने जा रहे हैं मानव हृदय के बारे में। तो शुरू करते हैं मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय पेशीय जनित अंग है, पेशीय जनित अंग है। इसकी पेशियों में स्वतः
स्पंदन होता है। हृदय मानव मुट्ठी के आकार का होता है। इसे शरीर का पंप स्टेशन भी कहते हैं। और इसका जो वजन पाया जाता है 350 ग्राम तक होता है। ये वयस्क व्यक्ति की बात की जा रही है कि एक वयस्क व्यक्ति में जो है इसका वजन कितना पाया जाता है, 350 ग्राम तक पाया जाता है। फिर हृदय वक्ष भाग में थोड़ा बाईं तरफ स्थित होता है। यह परिहृदयी गुहा में स्थित होता है, जिसमें परिहृदयी तरल भरा होता है। यह तरल हृदय स्पंदन के समय घर्षण को कम करता है। हृदय पेशियों को नम चिकना बनाए रखता है। हृदय की बाह्य आघातों से हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। और हृदय जो होते हैं उसमें चारों तरफ जो है हृदय आवरण पाए जाते हैं। हृदय को घेरे हुए 3 हृदय आवरण पाए जाते हैं। अब हृदय आवरण कौन कौन से हैं? सबसे बाहरी एपिकार्डियम, जिसको अधि बाह्य स्तर कहा जाता है। मध्य में मायोकार्डियम, और इसको जो है मध्य हृदय स्तर कहा जाता है। और उसके बाद में भीतरी एंडोकार्डियम, और इसको जो है अंतः हृदय स्तर कहा जाता है। ठीक है। अब हृदय जो होता है वो कैसा होता है? 4 कोष्ठी होता है। मानव हृदय चार कोष्ठीय होता है। इसमें 2 आलिन व 2 निलय पाए जाते हैं।
आलिंद की अपेक्षा निलय बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहले यहाँ तक हम समझ लेते हैं, फिर आगे और नोट्स लिखते हैं। तो हम यहाँ पे मानव हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव हृदय कैसा अंग है? पेशीय जनित अंग है, क्योंकि इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? पेशियों के द्वारा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेशीय जनित अंग कहा जाता है। और इसकी पेशियों में जो है स्वतः स्पंदन होता रहता है। हृदय की पेशियों में स्वतः क्या होता रहता है? स्पंदन होता है, क्योंकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है और इस वजह से इसमें जो है स्वतः स्पंदन होता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय जो है अपने आप स्पंदन करता रहता है, इसकी पेशियों में कोई थकावट नहीं होती है। हृदय जो है मानव मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है ये? मानव मुट्ठी के आकार का होता है और इसे शरीर का क्या कहा जाता है? पंप स्टेशन भी कहा जाता है। इसका वजन कितना होता है? 350 ग्राम तक पाया जाता है। हृदय कहाँ पर स्थित होता है? वक्ष भाग में, थोड़ा बाईं तरफ पाया जाता है। और जिस गुहा में उपस्थित होता है उस गुहा का नाम क्या है? परिहृदय गुहा। और इस परिहृदय गुहा में एक तरल भरा होता है और उस तरल को क्या कहा जाता है? परिहृदयी तरल कहा जाता है। यह तरल क्या कार्य करता है कि हृदय स्पंदन के समय पेशियों में जो घर्षण होता है उस घर्षण को ये क्या करता है? कम करता है। हृदय पेशी को ये कैसा बनाए रखता है? नम और चिकना बनाए रखता है। और हृदय की किससे सुरक्षा करता है? बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। हृदय को घेरे हुए आवरण क्या कहलाते हैं? हृदय आवरण कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे बाहर की तरफ जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एपिकार्डियम कहा जाता है, या इसको अधि हृदय स्तर कहा जाता है। मध्य में जो पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? मायोकार्डियम कहते हैं या मध्य हृदय स्तर कहा जाता है। और भीतरी जो है उसको क्या कहेंगे? एंडोकार्डियम या अंत हृदय स्तर कहा जाता है। हृदय में कितने कोष पाए जाते हैं? 4 कोष, जिसमें से ऊपर वाले तो 2 होते हैं आलिंद और नीचे की तरफ पाए जाते हैं 2 निलय पाए जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आलिंद की अपेक्षा जो निलय हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। अब इससे आगे समझते हैं। अब जो आलिंद की बात की जा रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दायां आलिंद है वो बड़ा होगा, जबकि बायां आलिंद कैसा होता है? छोटा होता है। इधर दायां निलय जो है छोटा होता है और बायां निलय कैसा होता है? बड़ा पाया जाता है। तो लिखते हैं दायां आलिंद बड़ा तथा बायां आलिंद कैसा होता है? छोटा होता है। फिर इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि दायां निलय छोटा तथा बायां निलय बड़ा होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि आलिंद की अपेक्षा निलय की जो दीवारें होती है वो अधिक पेशीय और मोटी होती है। आलिंद की अपेक्षा निलय की दीवारें अधिक मोटी एवं पेशीय होती है। ठीक है। फिर दोनों आलिंदों के बीच में पट पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? अंतर आलिंद पट। दोनों आलिंदों के मध्य में अंतर आलिंद पट पाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, भ्रूणीय अवस्था में इस अंतरालिंद पट पर एक गर्त पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? फोसा ओवेलिस। भ्रूणीय अवस्था में
अंतर आलिंद पट पर गर्त पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं, जबकि शिशु अवस्था में इस पर छिद्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेल, जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। अब दोनों नीलयों के बीच में भी पट पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? मध्य विभाजिका, या इसके साथ में उसको अंतर नीलय पट भी कहते हैं। दोनों नीलयों के बीच में अंतर नीलयी पट पाया जाता है। अब दोनों आलिंद अपनी तरफ के नीलय में खुलते हैं और किसकी सहायता से खुलते हैं? कपाट की सहायता से खुलते हैं, जिसको आलिंद नीलय कपाट कहते हैं। दोनों आलिंद अपनी तरफ के नीलय में कपाट के द्वारा खुलते हैं। इनको आलिंद नीलयी कपाट कहते हैं। अब जो दाईं तरफ जो पाया जाता है, यहाँ पर दाईं तरफ जो कपाट पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? त्रिवलन कपाट। दाईं तरफ त्रिवलन कपाट, जिसको जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, तथा बाईं तरफ द्विवलन कपाट, जिसको बायकस्पिड कपाट भी कहते हैं या मैट्रिल वॉल्व भी कहते हैं, कपाट कहते हैं। अब कपाट के वलन जो होते हैं ये हृदय रज्जु जो पेशियां जो होती है उससे जुड़े होते हैं, और ये जो पेशियां होती है यहाँ पर नीले में उभरी हुई पेशियां पाई जाती है जिसको कहा जाता है पैपिलरी पेशियां, उनकी सहायता से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आलिंद नीलयी कपाट के फोल्ड्स या जो वलन होते हैं, वलन नीलय की पैपिलरी पेशियों से जुड़ते हैं। ये पेशियां क्या करती है कि ये जो कपाट होते हैं ना, कपाट के विपरीत दिशा में गति को क्या करते हैं? रोकते हैं। एक डायरेक्शन जो है इनको प्रदान करते हैं। तो ये पैपिलरी पेशियों की सहायता से जो है इन नीलयों के कपाट जो होते हैं या वलन जो होता है, कपाट के वलन जो होते हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये संरचना हुई किसकी? हृदय की। एक चीज़ और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हृदय में जो है दो कपाट और पाए जाते हैं। यहाँ पर दाईं तरफ जो नीलय में कपाट पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट, और इधर जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? आयोटा कपाट कहा जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं हृदय में दो कपाट और
पाए जाते हैं। दाएं निलय की तरफ कौन सा? अर्ध चंद्राकार कपाट व बाएं निलय की तरफ आरोटिक कपाट पाया जाता है। ठीक है। अब हृदय की पेशियों में जो संकुचन होता है उसको कहा जाता है सिस्टोल, और शिथिलन जो होता है, या यूं कहें कि जब हृदय की पेशियां शिथिल हो जाती है तो उसको कहा जाता है शिथिलन। ठीक है। तो हृदय की जो पेशियां हैं, हृदय की पेशियों में अगर मान लीजिए संकुचन होगा तो वो क्या कहलाएगा? सिस्टोल। और हृदय की पेशियों में अगर मान लीजिए कि पेशियां शिथिल हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? शिथिलन कहलाता है। तो हृदय की पेशियों में, किसकी पेशियों में? हृदय की पेशियों में संकुचन को सिस्टोल कहेंगे, और हृदय की पेशियों में अगर शिथिलन होता है तो शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि दायां आलिंद बड़ा होता है तथा बायां आलिंद जो है वो कैसा होता है? छोटा होता है। दायां निलय छोटा और बायां निलय कैसा होता है? बड़ा होता है। आलिंद के अपेक्षा निलय की दीवार अधिक मोटी और कैसी होती है? पेशी होती है। और दोनों आलिंदों के बीच में जो पट पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अंतरालिंद पट कहा जाता है। भ्रूणीय अवस्था में अंतरालिंद पट पर एक गर्त पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? फोसा ओवेलिस। और शिशु अवस्था में यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? फोरामेन ओवेल कहा जाता है। और दोनों निलयों के बीच में अंतरनिलय पट पाया जाता है, और दोनों आलिंद जो होते हैं अपनी तरफ के निलय में कपाट के द्वारा खुलते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? आलिंद निलय कपाट कहते हैं। और ये जो आलिंद निलय कपाट जो होते हैं ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। दाईं तरफ जो है त्रिवलन कपाट, और बाईं तरफ जो है वो क्या पाया जाता है? द्विवलन कपाट पाया जाता है। और आलिंद निलय कपाट के जो वलय होते हैं इससे हृदय रज्जु निकलती हैं, या अपन कह सकते हैं कि रज्जु तंतु निकलते हैं जो कि निलय की पैपिलरी पेशियों से क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और हृदय में दो और कपाट पाए जाते हैं। दाएं निलय की तरफ जो पाया जाता है उसको अर्धचंद्राकार कपाट कहेंगे, और बाएं निलय की तरफ जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आरोटिक कपाट कहते हैं। पेशियों में संकुचन जब होता है, किसकी? हृदय की पेशियों में जब संकुचन होता है तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और हृदय की पेशियों में जब शिथिलन होता है तो उसको क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। आप इसे नोट कीजिएगा।